हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन में जुलाई मंथ्स वाले करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको इन्वायरमेंट्स की 4 क्लासेस ले ली हैं और इसके बाद मैं आपको इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह जो टॉपिक्स है वो आपको कंप्लीट करा दिया मैंने। अब जो है मैं आपको इन्वायरमेंट की आज लास्ट क्लास लूँगा, जिसमें मैं प्री और मेंस दोनों के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 एक्ट हैं। दोनों एक्टों में संशोधन किया गया है और ये पर्यावरण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य एक्ट जो कानून है उसमें से एक है। तो उनके बारे में जो संशोधन हुआ है तो जाहिर सी बात है हमारे प्री और मेंस के दोनों पेपर्स में अगले साल के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सिर्फ मैं उसको कराने वाला हूँ। इसके साथ साथ जो है एक टाइगर सेंसस है उसको कराऊंगा और यहाँ से आपका जो टॉपिक है वो कम्प्लीटली हो जाएगा पूरा। तो यहाँ अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2023, यानी कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 को संसद ने दोनों सदनों से पारित किया। ठीक है, अब ये जो है ये संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद क्या हुआ है कि यह विधेयक जैव विविधता अधिनियम 2002 में इससे संशोधन किए गए हैं। ठीक, अब संशोधन किस में किया गया? जैव विविधता अधिनियम 2002। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में मैच द कॉलम में बहुत सारे एक्ट दे देता है और उसमें सन दे देता है, उसको आप मैच कराते हैं। दूसरा प्री में क्या पूछा क्वेश्चन कि वो यूपीपीसीएस में बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस बीपीएससी में वो क्या करेगा, सीधे सीधे कुछ एक्ट दे देगा और बोल देगा कि सन उनके पारित होने के क्रम, यानी कि उनके जो क्रम है जिस तरह से वो आए उनके बढ़ते क्रम में उसको मैच देखो रखिए उसको। ठीक है, वो और नीचे ऑप्शंस में दे देगा क्रम। इसी के साथ साथ क्या है, यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी सीधे स्टेटमेंट में प्रश्न देगा यही को, इसी जो लाइन है इसको, जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार ये। ठीक है, तो वो जो क्रम है, जो तरीका है पूछने का, उस तरीका को आपको मालूम होना चाहिए कि प्रश्न कहाँ से बनेगा। तो ये आपको याद रखना 2002 में संशोधन किया गया है। ठीक, अब इसके बारे में आपको समझना है कि जो जैव विविधता अधिनियम है वो 2002 में उसके बारे में क्या बताया गया। फिर इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए गए। अब इसके बाद कुछ चुनौतियाँ होंगी, चिंताएँ होंगी, कुछ शब्दावलियाँ होंगी और निष्कर्ष होगा। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। विधेयक का महत्व भी होगा और कुछ जो फैक्ट्स है प्री के हिसाब से वो होंगे। तो जैव विविधता अधिनियम 2002 क्या कहता है कि यह अधिनियम जो है भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय जो है, यानी कि 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लाया गया था। ठीक है, सीबीडी को यानी कौन सा कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद क्या है कि जैव विविधता अधिनियम के निम्नलिखित उद्देश्य कौन कौन से हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना, जाहिर सी बात है जब जैव विविधता के लिए आएगा तो उसका संरक्षण करना उसका पहला उद्देश्य होगा। जो भी उसके घटक है जैव विविधता के, यानी बायोडाइवर्सिटी के, उसका जो है संधारणीय उपयोग हो, यानी उसका उपयोग जो है वो संधारणीय हो। ठीक है, वो अगले पीढ़ी के लिए भी संरक्षित रहे और उसका उपयोग से होने वाले लाभों को क्या है निष्पक्ष और न्यायसंगत आधार पर उसको बांटा जाए, यानी साझा किया जाए। यानी जो उसका जैव विविधता का जो उपयोग करते हैं तो उसका जो लाभ है, ठीक है, उसको क्या किया जाए, निष्पक्ष तरीके से सबको समान तरीके से लाभ जो है उसका बांटा जाए। ठीक है, अब इसमें जो है जो भारत सरकार ने जो एक्ट 2002 में आया था उसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। 3 स्तरीय व्यवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आगे काम करेगा। इसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई थी। कौन कौन से? एक था नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी NBA, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, ये राष्ट्रीय स्तर पर था। एक था राज्य स्तर पर जैव विविधता बोर्ड, ये अथॉरिटी, ये बोर्ड। ठीक है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इसको ध्यान दीजिएगा। शब्द को मैं जब बोल रहा हूँ, अथॉरिटी ये है NBA, फिर दूसरा है बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तीसरा क्या है, स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियां, ये कमेटीज है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। ये क्या है, स्थानीय निकाय, यानी कि जो पंचायत स्तर पे, निकाय स्तर पे। तो ये हो गई आपकी अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पे, बोर्ड हो गया राज्य स्तर पे, कमेटीज हो गई स्थानीय स्तर पे। ठीक है, शब्द को ध्यान दीजिएगा, ये होता है। इस अधिनियम का जो यह अधिनियम क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करने वाले और इसके संबंधित ज्ञान के सृजनकर्ता और धारकों के साथ क्या करते हैं, लाभ साझा करने का प्रावधान करता है। ठीक, इसके उपयोग से प्राप्त लाभों को निम्न रूप में साझा किया जाता है। कैसे? मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करके, यानी कि जो मुआवजा होगा उसका भुगतान करके, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR को साझा करके और प्रौद्योगिकी को हस्तांतरण करके इसके लाभों को जो है जो इससे प्राप्त होता है उसको साझा किया जाता है। ठीक है, ये इसका मुख्य जो है प्रावधान है।
अब इस विधेयक का जो महत्व क्या है भाई, जब विधेयक है तो उसका कुछ महत्व भी होगा, अच्छाई बुराई, ठीक है। तो सबसे प्रमुख जो महत्व में आता है ये चीज़ें ये है कि ये क्या है कि औषधि पादपों की खेती को प्रोत्साहित करके वन औषधि पादपों पर पड़ने वाले दबाव को क्या करता है, कम करता है। यानी जो दवाई वाले, जो औषधि वाले जो गुण है जिस पौधों में, उसकी खेती को प्रोत्साहित करता है। तो इससे क्या होगा कि जो वन में औषधियाँ होती हैं उस पर जो दबाव है यानी उसका जो दोहन है उसका कम करेगा, ठीक है। भारतीय चिकित्सा पद्धति को यह बढ़ावा देता है, ठीक। और यह करता है राष्ट्रीय हितों से यानी नेशनल इंटरेस्ट से समझौता किए बिना क्या करेगा, जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोलता है। यानी कि हम नेशनल इंटरेस्ट पे कोई आँच नहीं आने देंगे, पर ये FDI के लिए रास्ते खोलेगा। यह क्या करता है कि रिसर्च, पेटेंट का जो आवेदन प्रक्रिया है, अनुसंधान परिणामों क्या करता है, हस्तांतरण और तीव्र टैगिंग को क्या करता है, सुविधाजनक बनाता है। ये इसका महत्व हो गया। अब क्या है कि विधेयक में कुछ परिवर्तन किए गए। अब 2023 में क्या परिवर्तन किए गए उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। इसके बाद क्या कहेंगे कि जो परिवर्तन किए गए उससे कुछ संबंधित चिंताएं हैं उसको समझेंगे और कुछ उसके निष्कर्ष को समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पढ़ने का एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एकदम सिस्टमेटिक तरीका हो गया, ताकि आप जो है एकदम कंफ्यूज ना हो, मैं आपको एकदम अच्छे से तरीके से बता सकूं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब देखिए, जैव विविधता अधिनियम 2002 में क्या हुआ, छूट के दायरे में वृद्धि की गई, ठीक। इसमें छूट के दायरे में वृद्धि क्या की गई है, देखिए 2002 में क्या था कि जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए क्या करना पड़ता था कि विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना या उसे सूचित करना अनिवार्य था। ये अनिवार्य था पहले, मतलब कोई भी जैव संसाधन का उपयोग करेंगे तो जो प्राधिकरण है उसको सूचित करेंगे या मंजूरी लेंगे। 2023 में क्या किया गया, जो संशोधन हुआ है इसमें क्या किया गया कि जो पंजीकृत आयुष चिकित्सक, माने जो चिकित्सक हैं, स्थानीय लोग और समुदायों को क्या करना है, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए यानी कि कॉमर्शियल जो बेनिफिट मोटिव के लिए, एम के लिए, ठीक है, क्या करना है, जैविक संसाधनों को उपयोग हेतु जो प्राधिकरण नहीं, जो स्टेट वाला बोर्ड है ना, बायोडायवर्सिटी बोर्ड, उसको सूचित करने से क्या करना है, छूट प्रदान करना है। यानी कि जो चिकित्सक हो गए, स्थानीय लोग हो गए और समुदायों को क्या करने के लिए, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए। अब इसका उपयोग करने के लिए आप देखेंगे ना, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड SSB को इससे छूट लेना, इसे सूचित करना, क्या कर दिया, इसको छूट प्रदान की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, UPSC यही सारे प्रावधानों से पूछता है, इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया है, इसमें यह किया गया है, ऐसे स्टेटमेंट बना कर दे देगा, तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए प्रावधान को पढ़ना बहुत जरूरी है। IPR के लिए मंजूरी, बौद्धिक संपदा के लिए, इसमें क्या किया गया, 2002 में यह स्पष्ट किया गया कि भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से जुड़े IPR के लिए आवेदन करने से पहले क्या करेंगे, NBA की मंजूरी लेना है, अनिवार्य है, NBA की मंजूरी लेना, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की। अब संशोधन में क्या हुआ, संशोधित प्रावधान में अब IPR प्रदान करने के लिए NBA की मंजूरी लेनी पड़ेगी, IPR प्रदान करने से पहले, न कि क्या करने, आवेदन करने से पहले। मतलब क्या है कि आवेदन करने से पहले, मतलब आप आवेदन भी नहीं कर पाएंगे NBA की मंजूरी के बिना, ठीक। लेकिन अब क्या किया गया इसमें कि आप आवेदन कर पाएंगे, पर मंजूरी लेने से पहले जो है क्या करना पड़ेगा, IPR प्रदान करने से पहले क्या है, NBA की मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब आवेदन तो कम से कम आप कर ही सकेंगे, ठीक है, मंजूरी मिले या चाहे ना मिले। पहले वाले प्रावधान में वो भी नहीं था। अब लाभ साझा के संबंध में क्या है, लाभ साझा करने के संबंध में यह है कि जो इस अधिनियम के क्या है कि जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान का उपयोग क्या करना है, अस्थायी समुदायों के साथ लाभ साझा करना अनिवार्य है। और यहाँ क्या इसी चीज को छूट प्रदान की गई है। अपराध और जुर्माना में क्या है कि सरकारी एजेंसियों से अनुमति नहीं लेने जैसे अपराधों के मामलों में क्या करना है, 5 वर्ष तक की सजा और जुर्माना है, दोनों का प्रावधान है। अब इसमें क्या है कि कई सारे जो कृत्य है, नए वाले जो संशोधन है उसमें कई सारे कृत्यों को गैर आपराधिक बना दिया गया। नियमों के उल्लंघन में कारावास के दंड पर जुर्माना दे दिया गया है, 1 से 50 लाख के रुपए में जुर्माना लग जाएगा, और लगातार उल्लंघन होगा तो 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। और ये दंड निर्धारण कौन करेगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी, नीचे जो है इसके नीचे का रैंक अधिकारी नहीं होना चाहिए, ठीक है। NBA का विस्तार, अब NBA का जो विस्तार हुआ उसमें क्या है कि NBA के अध्यक्ष के रूप में 10 पदें सदस्य होना अनिवार्य था 2002 वाले संशोधन में, और वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के बीच में से 5 गैर आधिकारिक सदस्य थे। अब इसमें क्या है कि अब जनजाति कार्य जैव प्रौद्योगिकी मामलों से जुड़े मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व क्या होगा, 16 पदें सदस्य होंगे, राज्य जैव विविधता बोर्ड के 4 प्रतिनिधि होंगे और 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे, और एक सचिव होगा, सदस्य सचिव होगा जो NBA का मुख्य समन्वयकारी होगा। ये आपका जो संशोधन हुआ है ये हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 चीज़ें हैं, विधेयक से जुड़ी बहुत सारी चिंताएं हैं। अब चिंताएं बहुत लोगों को सताई जा रही हैं, विरोध भी काफ़ी कुछ हुआ था इसमें संशोधन में। इसमें क्या है, कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज की परिभाषा में अस्पष्टता अभी भी इसमें है, ठीक है।
अभी भी इसमें है। जो मान लीजिए जो CBD हुआ, CBD के नगोया काटोजाना प्रोटोकॉल में शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया। यदि शब्दावली को व्यापक व्याख्या की जाएगी तो क्या होगा कि इससे जो सभी पारंपरिक हैं पारंपरिक लाभ से होने वाले जो लाभ है उसको साझा करने से छूट मिलेगी, इसलिए जो है यहाँ पर भी अभी नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी समस्या ये है कि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को इस वाले एक्ट में भी जो संशोधन हुआ है उसमें भी आपको परिभाषित नहीं किया गया है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज जानते हैं आपको क्या होता है? ये यानी जो जानते हैं कोडिफाइड जो ट्रेडिशनल नॉलेज होता है वो पारंपरिक जो ज्ञान होता है ना, पारंपरिक नॉलेज, उसी को सिस्टमैटिक और स्ट्रक्चर रूप में जब बना दिया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? जब उसको ऑर्गेनाइज कर दिया जाए, उसको ऑर्डर कर दिया जाए, उसको क्लासीफाई कर दिया जाए, कैटेगराइज कर दिया जाए, उसी को बोलते हैं कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। इसी को यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, अब क्या है कि लाभ साझा करने संबंधी निर्णय में क्या क्या स्थानीय समुदायों की भूमिका में कमी की गई है। जाहिर सी बात है वहाँ पे कमी की गई है, आपने ऊपर प्रावधान में पढ़ा भी होगा। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय निकाय उस पर लाभ पर दावा करने वालों की जो क्या प्रत्यक्ष भूमिका समाप्त हो जाएगी और ये जो है विकेंद्रीकरण के बजाय जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। ठीक है, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। अभी अन्य चिंताएं भी हैं। अब अन्य चिंताएं ये हैं कि इसको आप देखिए कि इसमें क्या है कि अपराध और जुर्माने से जुड़ी चिंताएं हैं। संशोधन विधेयक में 1 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है और निर्णय लेने वाले अधिकारी के लिए कानूनी मार्गदर्शन की आवश्यकता भी है, तो ये भी एक चुनौती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या है कि जो लाभ लेने और मंजूरी लेने वाले जो अनिवार्यता से बच जाती हैं, इसमें क्या है कि जो बहुत सारे अधिकांश कंपनियां आयुष चिकित्सकों के नाम पर पंजीकृत हैं, इससे उनको क्या छूट मिलेगी। ठीक है, और विदेशी प्रबंधन वाली भारत में पंजीकृत कंपनी क्या किसी भी जो जैविक संसाधन का उपयोग करने के लिए और उसका उत्पाद विकसित करने के लिए NBS से मंजूरी ही नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि बहुत सारा जो है कि ये लाभ जो है और कहीं ना कहीं इसका पहुंच है स्थानीय लोगों के बजाय जो है ये केंद्रीकृत हो जाएगा और जो ये इसका लाभ साझाकरण है स्थानीय समुदाय और उसके जो स्थानीय लोग हैं उस पर जो है उसे कोई लाभ नहीं मिल पाएगा और ये एक बड़ी चुनौती है। इसका प्रावधान होना चाहिए था पर सरकार ने जो किया खैर ठीक ही है। इसमें क्या है निष्कर्ष में आप थोड़ा सा निष्कर्ष ये देख लीजिए कि भारत में क्या है कि जो समृद्ध जैव विविधता से जुड़ी पारंपरिक और समकालीन ज्ञान प्रणाली को उद्देश्य से समझौता किए बिना उसे क्या है उसके विकास और उपयोगिता को बाधित किए बिना उसका संरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। ये निष्कर्ष आप चाहे तो आप मेंस में लिख सकते हैं, बहुत कुछ नहीं है। हाँ, एक टर्मिनोलॉजीज है, ये टर्मिनोलॉजी बहुत ध्यान देना है आपको। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग का जो बात है ये क्या है आप उसको आप समझिए कि एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की जो बात क्यों की जा रही है। ये क्या है कि अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच। अच्छा देखिए, इसमें अनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच, उसके उपयोग से होने वाले लाभों को ऐसे संसाधनों का उपयोग करने वाले लोगों या देशों या ऐसे संसाधनों को प्रदान करने वालों लोगों या देशों के बीच में साझा करने की एक व्यवस्था है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी A है और ये कंपनी B है, या देश एक है या एक देश B है, समुदाय मान लीजिए ये समुदाय A है समुदाय B है, ये बहुत विकसित है और ये B वाला जो विकसित है ये क्या कर रहा है कि A के संसाधनों को उपयोग कर रहा है और A जो है थोड़ा कम विकसित है पर इनका जो पारंपरिक तौर पर अधिकार इन्हीं का है, ये अपने संसाधनों पे ये इनके संसाधनों का दोहन कर रहा है, उसका उत्पाद बना रहा है, उसका बहुत सारे उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है कि इन्हीं जो लाभ ले रहा है इन्हीं जो लाभों को ठीक है उपयोग करने लोगों क्या है कि इसी संसाधनों को जो है लोगों के बीच में जो साझा करने की जो मतलब लाभों का साझा होगा, पहुंच जो होगी और जिसका दोहन किया जाएगा उसको भी साझा किया जाएगा। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। यही एक जो है एक व्यवस्था बनाई गई। ठीक है, ये एक एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग जो है एक टर्मिनोलॉजी है। अब यहाँ पर प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, मैं इसको इसीलिए रखा था बाद में कि आपको प्री के लिए मैं इसको बताऊंगा। जैव विविधता कन्वेंशन UNCBD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि जो है इससे प्रश्न बनता है और इससे प्रश्न बने तो हम लोग कोई गलती ना हो। CBD क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन है, संधि है। ठीक है, बहुपक्षीय संधि है। अब ये बहुत ज़रूरी है, कानूनी रूप से बाध्यकारी, ये ध्यान देना है। अच्छा, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी CBD, इसमें क्या है कि 1992 में इसको 3 लक्ष्यों के साथ तैयार किया गया। क्या करना? 3 लक्ष्य था, जैव विविधता का संरक्षण करना, जैव उसके घटकों का संधारणीय उपयोग करना और लाभों का जो उचित और न्यायसंगत साझाकरण करना। इसमें भारत सहित 196 पक्षकार है, यानी कितने हो गए टोटल? 197। ध्यान दे दीजिएगा, भारत सहित बोला, यानी भारत इसका सदस्य है CBD का।
ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भारत ने लगभग सभी जो 3 प्रोटोकॉल हैं उसकी पुष्टि की है। किसकी? इसमें CBD की 3 प्रोटोकॉलों की पुष्टि की है। कौन कौन सा? जो लाभ साझाकरण होगा उससे क्या, नगोया प्रोटोकॉल, जैव सुरक्षा से कार्टागेना प्रोटोकॉल, और लायबिलिटी से संबंधित नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। 3 प्रोटोकॉल हैं। नगोया प्रोटोकॉल किससे है? बेनिफिट शेयरिंग से है। जैव सुरक्षा से यानी कि बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी से क्या, कार्टागेना प्रोटोकॉल है। और लायबिलिटी से संबंधित नगोया कोलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। तीनों प्रोटोकॉल को ध्यान देना किससे संबंधित है। अब आप सुनते होंगे हमेशा न्यूज में कि कॉप सम्मेलन हुआ, कॉप बैठक हुई। इसी का जो शासी निकाय है, इसी पक्षकारों का सम्मेलन, उसी को कॉप बोलते हैं। 2 वर्ष में हर बार होता है। आप जानते हो कॉप सम्मेलन, कॉप 26 तो कॉप 28 ऐसे जो होने वाला है। तो इसमें क्या है कि कॉप जो है ये क्या है कि इसी का शासी निकायों का पक्षकारों का सम्मेलन है। ये 2 वर्ष में होता है। और इस कन्वेंशन में क्या है कि सभी स्तरों की जैव विविधता को शामिल किया जाता है, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां, आनुवंशिक संसाधन इत्यादि। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात यह सचिवालय मॉन्ट्रियल में है, कनाडा। कहाँ पे इसका? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका सचिवालय। तो ये आपका कंटेंट हो गया। अब ये पहला अमेंडमेंट था। दूसरा अमेंडमेंट जो है उसको पढ़ते हैं। ये आ गया आपका वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि इसमें दोनों एक्ट्स मैं इसीलिए प्रमुखता से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें से एक एक चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी है। एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ। इसमें से क्या है कि अगर प्रश्न बनेगा UPSC में तो इसको आपको गलत नहीं होने देना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, संसद ने दोनों सदनों में इसको पारित कर दिया, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023। अब ये डायरेक्ट UPPCS में पूछता है। UPPCS में आप PYQs उठाइए और आप सर्च करिए, आपको अल्टरनेट ईयर्स पे हर साल मिल जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम कब है? 1980। सन डायरेक्ट पूछ देगा, मैच द कॉलम में पूछेगा, ये उसको आगे बढ़ते हुए क्रम में पूछ देगा। तो ये तरीका होता है पूछने का। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में क्या करेगा, ये संशोधन करेगा। वन जो क्या है, हमारे भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का। इस पर क्या है, इसलिए संसद को इस पर कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। ये आपका मेन चीज हो गया। अब क्या हो गया कि वन संरक्षण अधिनियम करता क्या है, जैसे क्या है कि ये जो गैर वन उद्देश्य होगा, जो मान लीजिए वनों के वनीय उद्देश्य के अलावा जो गैर वन उद्देश्य, उसके लिए क्या करेगा, वनों को काटने और वन भूमि पर कई सारे प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान भी करता है, ठीक। तो इसके बाद क्या होगा कि ये अब क्या करेगा कि इसी पर कुछ जो है इसमें कुछ प्रावधान किए जाएंगे। हालांकि देखा जाए तो संशोधन के बाद क्या होगा कि जो मूल अधिनियम था वन संरक्षण अधिनियम, उसमें अब उसको क्या बोला जाएगा, वन संरक्षण और संवर्धन अधिनियम 1980 नाम में। इसमें क्या था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 था। अब वहाँ एक शब्द और जुड़ा है, संवर्धन। ये उसका मतलब बदलाव के बाद, अमेंडमेंट के बाद ये जाना जाएगा, ठीक है। यह विधेयक क्या करेगा, भारत को अपने वनावरण और वृक्षावरण को बढ़ाने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करने, राष्ट्रीय स्मारक महत्वों की सामरिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये आपका मुख्य बात हो गई। अब क्या है कि इसमें संशोधनों पर एक नज़र डालेंगे, ठीक है। इसमें ये पढ़ना पहले, इसमें एक संबंधित क्या है कि संबंधित एक सब सुप्रीम कोर्ट का वाद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। कुछ मतलब इसमें कुछ अधिकार हैं, कुछ छूट है, चुनौतियां हैं और चिंताएं हैं। इसके बाद क्या है, निष्कर्ष है। तो ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो संशोधन में क्या देखते हैं, तार्किकता। तार्किकता क्या है कि जो यह संशोधन क्या करता है कि TN गोदावर्मन बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुई अस्पष्टता हुई थी, इस अधिनियम को के बाद इस अधिनियम को लागू करने के दायरे को स्पष्ट करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में TN गोदावर्मन बाद में कुछ ऐसे फैसले लिए, जिसके बाद क्या है कि अस्पष्टता की स्थिति उत्पन्न हुई इस अधिनियम को लेकर के, उसी के दायरे को स्पष्ट करता है ये, ठीक है। अब जानते हैं कि ये वाद में हुआ क्या था। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि ये TN गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघवाद, ये 1996 में क्या हुआ। इसमें क्या है कि 1996 तक क्या था कि संबंधित अधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों को केवल भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत ही अधिसूचित वनों पर लागू किया करते थे। इसके बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने अधिनियम के अंतर्गत जो वन की परिभाषा थी उसको विस्तार कर दिया। यानी कि वन के परिभाषा का इस वाद में विस्तार हुआ मुख्य तौर पर। आप इसको जानिए। इसमें क्या हुआ कि किसी भी सरकारी
केंद्र या राज्य रिकॉर्ड में वन के रूप में क्षेत्र में दर्ज चाहे जो भी किसी की भी वास्तविकता, स्वामित्व हो, मान्यता हो, वर्गीकरण हो, उसके तहत आएगा। और सभी वन जो शब्दकोश के अर्थ के अनुरूप है वो क्षेत्र आएंगे। और 1996 के आदेश के बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा जो वन के रूप में जायज क्षेत्र होगा वो भी आएगा। यानी कि वन का परिभाषा जो है वो उसका विस्तार किया गया। इससे बहुत सी क्या हुई कि स्थितियाँ अस्पष्टता उत्पन्न हुई और बहुत सी मतलब स्थितियों में क्या हुआ कि कन्फ्यूजिंग सा हो गया। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस अधिनियम में इस पर प्रावधान किया गया। ठीक है, अब क्या है कि संशोधन के जरिए इस अधिनियम में क्या हुआ, प्रस्तावना शामिल की गई इस अधिनियम में। यानी जो वन अधिनियम है इसमें क्या हुआ कि प्रस्तावना शामिल की गई। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान है, ठीक है, उसके संबंधित लक्ष्यों और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को शामिल किया गया। जैसे क्या है, इसमें नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करना है कब तक, 2070 तक, जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। 2030 तक क्या है, 2.5 से 3 मिलियन टन CO2 के बराबर क्या करना है, कार्बन सिंक का निर्माण करना है। कार्बन सिंक सोख ले जो कार्बन को। और दायरा क्या है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत शामिल की गई भूमि में निम्नलिखित कौन शामिल है। 19 अब दायरा जो सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था उसी के अनुसार जो है ये दायरा इसमें बताया गया है कि 1927 के यानी वन अधिनियम 1927 है, उसके अन्य कानूनों के तहत क्या है, वन के रूप में घोषित और अघोषित भूमि। फिर उसके बाद 1980 उसके बाद के सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में भूमि। और इसमें मतलब और इसके बाद क्या है, इसमें आप इतना जानिए कि दो प्रावधानों को स्पष्ट किया गया इसमें। और दूसरी चीज़ क्या है कि छूट और इसके प्राप्त दायरे से बाहर रखी गई कौन सी श्रेणियां हैं, ये वह श्रेणियां हैं जिसमें इसमें भूमि को की कुछ श्रेणियों को अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, अब इसमें दायरे से बाहर रखा गया तो ये नीचे इन्फोग्राफिक है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि उसमें कुछ अन्य भूमियाँ भी स्पष्ट रूप से नहीं की गई, जिस पर क्या कि जिस पर वृक्ष लगाना, वृक्षारोपण या पुनर्वन करने की अनुमति है। ठीक है, फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी गतिविधियों के तहत क्या कि अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि चिड़ियाघरों और सफारी की स्थापना करना। ठीक, वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इको टूरिज्म की सुविधाएं विकसित करना, वनस्पति संवर्धन गतिविधियां लाना और कोई अन्य केंद्र सरकार द्वारा गतिविधियां लाना, और वन भूमि और उसके आवंटन और पट्टे में एकरूपता लाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद क्या आता है, एक चीज़ और आता है कि यह केंद्र सरकार को और अधिक मतलब अधिकार देता है। कौन कौन सा, कोई भी सर्वेक्षण होगा उसको अधिकार देगा, उसको संरक्षण नियम बनाने का। इसके बाद क्या होगा कि जो इसके दायरे से बाहर रखी गई भूमियाँ उसके लिए शर्तें और नियम बनाएगा, और वृक्षों कटाई के लिए भरपाई के लिए वृक्ष लगाए जाएंगे। ठीक है, और किसी भी सरकारी प्राधिकरण या संगठन को दिशा निर्देश जारी करना इसका मुख्य प्रावधान है। इस पर कौन कौन सी छूट जो है अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। इसमें क्या है, दायरे से बाहर कौन सी परियोजना है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यानी कि राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जो परियोजनाएं ये आपकी इस दायरे से बाहर होंगी। सुरक्षा संबंधी और संरचनाएं जो इसका बाहर होंगी। ठीक है, रक्षा परियोजनाएं होंगी, और किसी बस्ती या रेलवे की कनेक्टिविटी या सड़क किनारे जो छोटी सुविधा वाली परियोजनाएं होंगी उसको भी बाहर किया जाएगा। छूट के लिए सीमा क्या है कि 0.10 हेक्टेयर तक की वन भूमि को रेलवे लाइन किनारे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियंत्रण सीमा के लिए 100 किलोमीटर के भीतर की वन भूमि और 10 हेक्टेयर की वन भूमि, और वामपंथी उग्रवाद से संबंधित जो है उसमें 5 हेक्टेयर तक की वन भूमि को इसमें छूट की सीमा दी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी चिंताएं तो है ही, चूंकि प्रावधान ऐसे होते हैं तो कुछ चिंताएं भी होती हैं। इसमें क्या है कि यह जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य है उसके विपरीत ये बहुत सी चीज़ हो जा रहा है। क्या है कि बहुत सारे गैर वन उद्देश्यों के दायरे से बाहर के जाने पे क्या है कि बहुत सारे बड़े पैमाने पे वनों की कटाई को बढ़ावा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के 1996 के निर्णय को अप्रभावित तो कर ही रहा है ये, चूँकि क्या है कि गैर रिकॉर्डेड वनों को बाहर रख रहा है, गैर रिकॉर्डेड वनों को। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मान्यता न मिलने पर हरियाणा में पवित्र उपवन कौन सा है, मांगर बनी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेड़ है हरियाणा में। ठीक है, ये पवित्र पेड़ में से मान लीजिए जैसे होता है ना कि वट वृक्ष हो गया, कल्प वृक्ष हो गया, वैसे जो है मांगर बनी एक बहुत पवित्र उपवन होता है ये। ठीक है, तो इसमें अब इसका संरक्षण समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सरकार ने इसमें यही चीज़ मैं आपको इसीलिए छोड़ा था, आप देखिए ये दायरा जो सरकार ने बनाया ना, दायरा वाली चीज़ बनाई सरकार ने, उसमें क्या है कि ऐसी भूमि नहीं शामिल है जिसमें 1996 या उसके पहले गैर वन उद्देश्यों हेतु उपयोग करने के लिए आधिकारिक रूप से परिवर्तित किया जा चुका हो। यही चीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उसके खिलाफ है।
यही चीज़ मैं आपको छोड़ा था, ये लाइन, और ये लाइन को मैं यहाँ पे इसीलिए बता रहा था कि ताकि ये चिंताएं समझ जाए तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि वन अधिकार अधिनियम FRA अर्थात अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक निवासी वनों की मान्यता 2006 पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निकायों से अनुमति लेने की छूट मिल जाएगी। ठीक है, ग्राम सभा से, जिसको ग्राम सभा जो अनुमति देती थी, संघवाद के विरुद्ध है। अब क्या है कि राज्य सरकारों को सरकारी संस्थानों पर वन भूमि पट्टा देने से पहले क्या करनी पड़ेगी, केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को यहाँ पे बढ़ावा मिला है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को खतरा हुआ है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे सुरक्षा संबंधी सभी परियोजनाएं क्या होंगी, पूरी तरह से छूट होंगी। अब पूर्वोत्तर भारत में तो बहुत सारा क्या है कि पेड़ है, वन है। अब उसी के बहाने पर क्या होगा कि पूर्वोत्तर भारत में ये वनों का दोहन होगा। वृक्षारोपण बनाम प्राकृतिक वन, ये जो है ये अब जैसे मान लीजिए कि जहाँ वृक्षारोपण को प्रवृत्ति जाएगी, जो प्राकृतिक वन है वो दोनों के बीच में कृत्रिम भरपाई करके उसको भरपाई जो है कृत्रिम रूप से करके उसको पूरी तो की नहीं जा सकती। यानी कि कहीं एक जगह वृक्षारोपण हो और एक जगह प्राकृतिक वन जमे हो, तो प्राकृतिक वनों की महत्ता अलग होती है। और वृक्षारोपण एक तरह के वृक्ष लगा देने से उससे कुछ फायदा थोड़ी ना होता है, उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष में आप यह लिख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है कि वनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करना है। देश में सभी वन भूमियों का आवश्यकतानुसार व्यापक संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि मुद्दों का समाधान किया जा सके, और किसी अन्य उद्देश्यों के लिए पूर्ति हेतु संबंधित क्षेत्र की पारिस्थितिक व्यवस्था की रक्षा और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने हेतु इसका प्रयास किया जाना चाहिए। ये आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसको, उसमें बहुत कुछ खास नहीं है। अभी ये क्या था, टाइगर सेंसस, टाइगर सेंसस ये इंपॉर्टेंट था प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने क्या हुआ, एक रिपोर्ट जारी की, भारत में बाघ परबच्ची और शिकार स्थिति 2022। इस रिपोर्ट में क्या हुआ कि बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा, यूपीपीसीएस में डायरेक्ट एकदम प्रश्न आने वाला है, बीपीएससी में और यूपीएससी में भी ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जो 2.3% भूभाग है, यानी कि कुल भूभाग का 2.3%, ठीक है, ठीक, इसमें फैले हुए हैं 53 टाइगर रिजर्व। और दुनिया भर में पाए जाने वाले बाघों की लगभग 75% आबादी कहाँ पे है, ये आपकी है भारत में, यानी मध्य भारत, शिवालिक पहाड़ियों, गंगा के मैदानों में सबसे अधिक वृद्धि है। और टाइगर रिजर्व की सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, ऐसा उसमें रिपोर्ट में बताया गया है। तो अभी क्या है कि टाइगर रिजर्व के लिए 2-3 तकनीकें अपनाई जाती हैं। एक एम स्ट्रिप है, ये यूपीएससी का प्री का जो पीवाईक्यूज देखता होगा वो बताइए, एम स्ट्रिप पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, डायरेक्ट प्रश्न इस पर पूछा हुआ है सीधे, एम स्ट्रिप। यूपीएससी का पीवाईक्यू उठा कर देखिए आप लोग, इसीलिए मैं आपको दिखाना बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज दिखा कर पढ़ाए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पीवाईक्यूज को उठाइए और उसको मैच कराइए। एम स्ट्रिप पर डायरेक्ट प्रश्न पूछा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बाघ का प्रवास क्षेत्र है उसमें क्या करने के लिए, उसके जानकारी लेने के लिए ग्लोबल जीपीएस और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है एम स्ट्रिप में। फिर कैमरा ट्रैप आधारित कैप्चर, मार्क रिकैप्चर, इससे अधिक भी पता चलता है। और जो क्या है कि डीएनए का पता लगा करके जो है मॉलिक्यूलर टूल्स का भी बाघों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बाघों की जो अधिकतम उच्चतम सीमा कितनी अनुमानित है, 3900, जिसमें से 3600 हो चुकी है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जो है, इसमें क्या है, अधिकतम जो राज्य है इसमें सबसे अधिक कहाँ पे बाघ है, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। दूसरा बात क्या, कर्नाटक, और तीसरा उत्तराखंड। ये क्रम याद रखिए, कभी कभी यूपीपीसीएस में क्रम पूछ देता है, पहला नहीं पूछेगा, दूसरा नहीं, तीसरा, सीधे क्रम पूछ देगा। और सबसे अधिक जो रिजर्व है वहाँ पे कहाँ पे है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में, फिर बांदीपुर में कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में, यूपी के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे बाघ रिजर्व हैं जो बाघ विहीन रिजर्व कौन से हैं, यानी कि टाइगर रिजर्व जो हैं वो दम्पा मिजोरम, कामलांग अरुणाचल प्रदेश, कवाल तेलंगाना, सतकोसिया उड़ीसा और सहाद्री महाराष्ट्र। ये आपको याद कर लेना है। कभी कभी क्या हमेशा जो है ये जो स्टेट पीसीएस है डायरेक्ट उसमें पूछ देगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ये मैप में बताया गया है, ठीक। अब बाघों की सबसे न्यूनतम संख्या कहाँ पे है, नागालैंड में, मिजोरम में, ठीक है, नागालैंड मिजोरम में। फिर तीसरा नंबर पे कौन सा आता है, झारखंड आता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नागालैंड मिजोरम और झारखंड, ये 3 क्रम याद रख लीजिए आप लोग। और 2022 में 3600 बाघ हैं। तो ये आपका हो गया आज का कंटेंट। और इन्वायरमेंट का जो मुख्य चीज़ें थी वो हमने कर ली हैं, बाकी चीज़ें उस हिसाब से नहीं महत्वपूर्ण, जिस हिसाब से चाहिए। तो फिर जो है कल हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे।
चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, वीडियोज़ को सपोर्ट मिलेगा और साल भर आपको ऐसे ही करंट अफेयर आपको 9 बजे सुबह मिल जाएगी। धन्यवाद।